नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दुबे ग्रेड प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के फाउंडेशन बैच को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इस फाउंडेशन बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा किन किन एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज होगा। एक तो आप पीसीएस का एग्जाम जब देते हैं तो पीसीएस में हिंदी का एक कंपलसरी पेपर होता है, तो हिंदी के उस कंपलसरी पेपर के लिए हमारा ये फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा आरओ एआरओ के लिए, आरओ एआरओ में जैसे हमारे जो 6 टॉपिक शब्द विचार के आते हैं, वो 6 टॉपिक हमारे इसी टॉपिक फाउंडेशन बैच के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। एक है हमारा नेट जेआरएफ, तो नेट जेआरएफ में जो व्याकरण वाला हमारा पोर्शन है, तो व्याकरण का पोर्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो विषय का है साहित्य वाला पोर्शन, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में या किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जितना नेट जेआरएफ में हमारा साहित्य वाला पोर्शन आएगा वो अलग हो जाएगा और व्याकरण वाला हमारे इस फाउंडेशन बैच के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी टेट के एग्जाम है, वीडियो है, बाकी जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपका ये फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। अब इस बैच में हम आप लोगों को क्या क्या करेंगे, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब बेसिक टू एडवांस, जितना जीरो लेवल से लेकर के एडवांस तक की हिंदी व्याकरण है, वो पूरी हिंदी व्याकरण आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। सेकंड, चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट ट्रिक्स, जहां हमें लगेगा कि भाई कुछ टॉपिक्स की ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए जिनको जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके, और उन टॉपिक्स में बिना किसी कॉन्सेप्ट के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल ट्रिक्स से कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी वहां हमें कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक भी हमें समझ में नहीं आएगी। तीसरी चीज है चैप्टर वाइज गैस एमसीक्यू बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, ठीक है। तो हमारे जो पीवाईक्यू हैं या एमसीक्यूज हैं, जो जितने भी हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, हर टॉपिक से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको हर लेक्चर में उसके रिवीजन के हिसाब से समझ लीजिए, या जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपका रिवाइज क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएगा। अगला मामला आता है पीवाईक्यू का। कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे रहेंगे जिनकी हमारी क्लासेस सिर्फ पीवाईक्यू की क्लासेस रहेंगी और उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे और आगामी परीक्षाओं में जो आने की संभावना होती है जिन प्रश्नों की, हम उन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर कराए जाएंगे उन सभी टॉपिक्स की आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे वेबसाइट के माध्यम से या यूट्यूब पे पीडीएफ के माध्यम से, या हमारा जो भी ऐप है उसके माध्यम से आपको इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगी। इसके अलावा आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी इसके लिए अलग से विशेष सेशनल क्लासेज रखी जाएंगी, और उन सीजनल क्लासेज में क्या होगा कि जितने भी टॉपिक्स में आपको जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन क्लासेज के माध्यम से कंप्लीट की जाएंगी। तो आज हम सिर्फ हिंदी का एक डिस्क्रिप्शन सिलेबस देखते हैं और उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि भाई हमारा हिंदी में हमको पढ़ना क्या क्या है इस फाउंडेशन बैच में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं इसकी प्रमुख बोलियां। सामान्य परिचय का मतलब होता है कि भाई हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बाद में देखना है कि हिंदी भाषा हमारी कौन कौन सी आर्य भाषाओं से मिलकर बनी है। तो आर्य भाषाओं को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी हिंदी का जो इतिहास क्रम रहा है संस्कृत से लेकर के आज हिंदी तक का जो हमने एक यात्रा तय की है, वो पूरी की पूरी यात्रा को हम भारतीय आर्य भाषा के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद में हिंदी को संवैधानिक रूप से क्या राजभाषा माना गया है कि राष्ट्रभाषा माना गया है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी की संविधान में अपनी क्या स्थिति है उसके बारे में। इसके पश्चात ये इतनी चीजें हमको इसके सामान्य परिचय में कंप्लीट करनी है। फिर बात आती है कि भाई हिंदी की हमारी जो प्रमुख बोलियां हैं कि किन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई या हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, एक तो हमारे स्वर आते हैं और एक व्यंजन आते हैं। तो हमें इतना क्लियर रहना चाहिए कि भाई स्वर क्या होते हैं। अब स्वरों में भी हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं यहाँ पर, जैसे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं, और स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि मुखाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, नासिक, अनुनासिक, निरानुनासिक, ठीक है। और अगला वर्गीकरण हो जाएगा कि भाई जीवा के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, इस आधार पर हमको क्या पढ़ने हैं, स्वर पढ़ने हैं।
फिर हमारे जो व्यंजन आते हैं, भाई व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आ गई। परिभाषा के अलावा हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, मूल व्यंजन क्या है, मूल व्यंजन के अलावा हमारे कुल व्यंजन कितने हैं, इनमें जो अंतर है वो समझना है कि भाई मूल व्यंजन को 33 ही क्यों रखा गया, संयुक्त व्यंजन 4 अलग हो गए, द्विगुण व्यंजन अलग हो गए। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, एक साथ हमको इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करना है। अब वर्णमाला के बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का मतलब होता है कि जब भी हम भाषा में या कोई लेखन में जब काम करते हैं तो हमें उस लेखन में कहां पर ठहराव देना है, कहां उसको रोकना है, कहां उसको विराम देना है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह हमारे कितने प्रकार के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक आता है संधि। अब देखो, संधि पढ़ने की एक शर्त यह है कि जब तक हमको वर्णमाला की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक संधि को हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि संधि जो है दो वर्णों के आपस में मिलने से विकार या परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि में जब तक वर्णों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक संधि को कैसे समझ पाएंगे कि कौन से वर्ण मिले और उनसे होने वाला विकार क्या है। तो संधि में क्या पढ़ना है, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, सब जानते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हमारे यहाँ कुछ भेद बताए गए हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। लेकिन व्यंजन संधि का यहाँ पर कोई भेद नहीं है। तो व्यंजन संधि में कुछ नियम हमको पढ़ने हैं, जैसे पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इस तरीके से। ऐसे ही विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का भी कोई अपना भेद नहीं है, विसर्ग संधि अकेली है और इसको हम कुछ नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का सा में, तीनों सा में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से विसर्ग संधि हो गई। अब दीर्घ संधि का मतलब होता है कि भाई जहां पर जो वर्ण जाकर के दीर्घ बन जाते हैं, तो हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। तो जिस शब्द में हमें ये चारों वर्ण दिखाई दे जाए वहां दीर्घ संधि होगी। गुण संधि का अर्थ क्या होता है, गुण संधि का मतलब हो गया कि जहां पर ए और ओ और अर आ जाए वहां हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि का अर्थ जहां पर ए और ओ वृद्धि हो जाए, इसका मतलब ए का आई हो जाता है और ओ का औ हो जाए, वहां वृद्धि संधि होगी। यण संधि का अर्थ है कि जहां यण स्वर य र ल व आ जाए और शब्द में त्रवर्ण हो और य और व से पहले आधा व्यंजन आ जाए, वहां पर हमारी क्या होगी, यण संधि होगी। अयादि संधि की पहचान क्या है कि भाई जिस शब्द में आय, आय, अब और आव आते हैं वहां अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी संधियों को हम लगभग 5 से 6 क्लास में कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आता है समास। संधि पढ़ने के बाद में समास। अब समास क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, अब ये हमें पता चल गया भाई समास क्या है। समास के बाद में समास विग्रह क्या होता है। तो जब हम किसी सामासिक पद को तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और उसी समास विग्रह से पता कर पाते हैं कि भाई इस शब्द में या इस सामासिक पद में कौन सा समास होगा। अब समास में इसके बहुत सारे भेद हैं। द्वंद्व समास, उसके बाद में द्विगु समास, द्विगु के बाद तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से हमारे समास कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन मूल रूप से हमारे कितने समास होते हैं, 4 समास होते हैं। एक तो द्वंद्व समास होता है, दूसरा द्विगु समास होता है, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा अव्ययीभाव समास। अब आप कहोगे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि इनको क्यों नहीं शामिल किया। तो देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास जो हैं ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के। तो मूल रूप से अगर ये पूछा जाए कि हमारे समास कितने प्रकार के होंगे तो 4 प्रकार के। लेकिन सामान्य तौर पर समासों का जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हमारा 6 भागों में किया जाता है। जहां पर द्वंद्व में क्या होता है, और का लोप रहता है, या जहां पर दो शब्द क्या हो, विलोम हो, वहां क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। या दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां क्या होगा, द्वंद्व समास। द्विगु की पहचान क्या होती है कि जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है कि भाई ऐसा समास जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। अव्ययी भाव, ऐसा समास जिसमें अव्यय
पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। कर्मधारय का मतलब होता है कि भाई जहां पर विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय आ जाता है वहां हमारा कर्मधारय हो जाएगा। और बहुब्रीहि का अर्थ होता है कि जहां पहला और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन समासों को विस्तार से पढ़ेंगे। और एक बार दोस्तों इतना यकीन दिलाता हूं आपको कि एक बार अगर विस्तार से सारी वीडियो, सारे लेक्चर आपने क्रम से देख लिए तो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं और जिनमें हिंदी व्याकरण आता है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने एक बार अच्छे तरीके से समझ लिए तो। ग्रेड प्लस इसीलिए फाउंडेशन बैच लेकर के आया है कि जो समस्याएं आज आप बच्चों के सामने आ रही हैं कि ना सिस्टमेटिक तरीके से हमें वीडियो लेक्चर एक साथ मिल पाते हैं, अगर कोई अच्छा टॉपिक हमें मिल गया उस टॉपिक के कुछ वीडियो हमें यूट्यूब पर मिल जाते हैं लेकिन उसके आगे के वीडियो आपको एक साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत विस्तार से और बहुत सरल अंदाज में, बहुत सरल तरीके से आपके सामने पेश किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। समास के बाद में फिर हमें देखनी है शब्द रचना। अब शब्द रचना में हमको सबसे पहले ये जानना है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो तीन आधार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला वर्गीकरण है भाई प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर बनावट के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले समझिए, प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब जब हम आगे पढ़ेंगे विकारी शब्दों में तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों के चारों जो हमारे टॉपिक हैं ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी। अब आप कहोगे संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया आप समझ ही गए होंगे, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए। इसके बाद में अविकारी शब्द, हम इनको अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण आ गया, संबंध बोधक आ गया, समुच्चय बोधक आ गया और विस्मयादि बोधक। तो इनको प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं तो दो प्रकार के। कौन कौन से? एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बनावट के आधार पर हमारे शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो बनावट के आधार पर हमारे शब्द होते हैं तीन प्रकार के, एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये किस आधार पर हो गया? बनावट के आधार पर। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति का मतलब हो गया कि भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारी भाषा में आ गए हैं, कुछ का रूप परिवर्तन हो गया। तो जो सीधे तौर पर हमारे संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द, और जिन शब्दों का थोड़ा रूप परिवर्तन हो गया उनको कहते हैं तद्भव शब्द। यहां पर थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत है, मैं यहां लिख देता हूं तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव हो गया। दूसरा देशज शब्द हो गया। अगला है विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द में कुछ शब्द हमारी अंग्रेजी भाषा से आए, कुछ अरबी से आए, कुछ फारसी से आए। तो इनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? विदेश से। यानी कि जितनी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे हैं उनको क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। तो ये आपने देख लिया, हमारे जो शब्द रचना है वो तीन आधार से की गई। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्ययों में क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो यही जानना है कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है बैठना। तो जो शब्द किसी शब्द के आगे लग जाएं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो किसी के पीछे लग जाएं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग हमारे तीन तरीके से हमको पढ़ने हैं। पहले तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं और उनको शब्द के आगे लगाने से उनका क्या परिवर्तन होता है, ये संस्कृत भाषा के उपसर्गों में आ जाएगा। फिर कुछ उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा के हैं, कुछ हमारे उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग हैं। तो इनसे हमारे यहाँ कौन कौन से शब्दों का निर्माण होगा, ये जब हम उपसर्ग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है कि भाई उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कहां लगेंगे? शब्द के पीछे लग जाएंगे।
प्रत्यय दो तरीके के हैं, एक है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो इनको भी हम विस्तार से अपनी फाउंडेशन क्लास में रखेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं इनके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको हिंदी में। तो जो अभी मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी, तो अब यहाँ पर हमें संज्ञा को थोड़ा सा और विस्तार से देखना है कि संज्ञा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब कि ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर स्थान या किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब कि भाई जहां पर भाव का अर्थ होता है कि ऐसी संवेदनाएं जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम फीलिंग्स भी बोल सकते हैं इसको, कि जातिवाचक से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है, कैसे समूहवाचक से, कैसे विशेषण के द्वारा, कैसे अव्यय के द्वारा, कैसे क्रिया से हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ये सब हम भाववाचक संज्ञा में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से ये हमारी 5 प्रकार की क्या हो गई, संज्ञाएं हो गई। फिर संज्ञा के विकारक तत्व। इसका मतलब कि संज्ञा में जो विकार या परिवर्तन होता है वो किन किन चीजों की वजह से होगा, या तो लिंग की वजह से संज्ञा बदल जाएगी, या वचन की वजह से, या कारक की वजह से। तो लिंग वचन कारक जो हैं वो संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ने हैं, लेकिन संज्ञा के विकारक तत्वों के रूप में पढ़ने हैं। आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर। फिर है सर्वनाम। जब संज्ञा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो भी मैंने बताया था संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम कि जहां पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनामों का वर्गीकरण हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा विशेषण। तो अभी मैंने विशेषण की क्या परिभाषा बताई थी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में विशेषण क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो हमारे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक, और चौथा है सार्वनामिक। इसी सार्वनामिक को हम लोग कह सकते हैं निजवाचक विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, निजवाचक विशेषण। इसके पश्चात जब हम विशेषण समझ जाएंगे, इसके प्रकारों को समझ जाएंगे, तब समझेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण का अर्थ मैं आपको यही थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। एक एग्जांपल यहां पर ले लेता है। यहां क्या है, एक शब्द है राम बहुत सुंदर लड़का है। अब ये वाक्य है हमारे पास। अब हमको इसमें यह बताना है कि विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है और प्रविशेषण कौन है। तो देखिए यहां जो राम शब्द है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की बताई जा रही है। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। और बहुत जो शब्द है, तो सुंदर की भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत शब्द बता रहा है, यही हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब सुंदर कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, और आपके अकॉर्डिंग जो आपको सुंदर लगेगा वो भी सुंदर हो सकता है। लेकिन सुंदरता का अगर इसमें एक और गुण जोड़ दिया जाए, बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, तो ये जितने भी प्रकार के शब्द भी मैंने बोले ये सब हमारे प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगला टॉपिक आता है आपका क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, भाई क्रिया क्या है। फिर अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और संयुक्त क्रिया क्या है। तो इन टॉपिकों को क्रिया के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद में अगला आता है वाच्य। तो वाच्य हमारे क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब वाच्य में सबसे पहले देखना है कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर कर्म के अकॉर्डिंग, फिर भाव के अकॉर्डिंग। तो भाववाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, ये 3 प्रकार के हमारे वाच्य हैं जो हमको इस टॉपिक में कवर करने हैं। फिर है वृत्ति क्या है, वृत्ति का अर्थ होता है अर्थ। फिर पक्ष, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको भी करना है। फिर एक टॉपिक आता है अपना काल। तो हमें पता है काल हमारे 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब इसमें कुछ इस तरीके के वाक्य आपको देखने को मिल जाएंगे
कि भाई कौन सा हेतु हेतु मदभूत है, कौन सा हेतु हेतु भविष्य है। तो जो कार्य चल रहा है या हो गया है या होने की संभावना है, इस तरीके के जो वाक्य आएंगे वो आपके काल वाले टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? सेंटेंस या टेंस। इसके बाद में अगला टॉपिक है अव्यय। तो अव्यय मैंने बताया था ना अभी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। तो अव्यय जो है ये विकारी शब्द है, और अभी तक हमने जो देखा था वो क्या थे? सॉरी, अविकारी शब्द है, और वो विकारी शब्द है, संज्ञा से लेकर के विशेषण तक। इनमें एक चीज ध्यान रखनी है कि विशेषण में आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, जैसे आरओ के एग्जाम में पर्टिकुलर विशेषण और विशेष्य का एक टॉपिक है, उसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में एक लाइन अंडरलाइन कर दी जाएगी और पूछा जाएगा इस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो जब तक हम विशेषण और विशेष्य को सामान्य तौर पर नहीं समझ पाएंगे तो हम शब्दों में कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हो गई शब्दों की बात। अब आती है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या है, पदबंध क्या है, और वाक्य बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक होना चाहिए उद्देश्य और एक होना चाहिए विधेय। अब आप कहोगे उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में जो बात की जा रही है वो उद्देश्य होता है, और जो बात की जाए या जो कहा जाए वो हमारा विधेय होता है। जैसे अभी हमने जो सेंटेंस लिया था, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में बात कही जा रही है? राम के बारे में। तो राम यहाँ पर उद्देश्य हो गया, बहुत अच्छा लड़का है, जो कहा गया वो क्या हो गया? विधेय हो गया। तो इस तरीके से वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या है, पदबंध क्या है, इन तीनों चीजों को वाक्य रचना वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हमारा बाकी के जो टॉपिक बच गए, अब इनको मैं बता देता हूं कि देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये अलग से हमारा एक टॉपिक है। जैसे आपको कोई वाक्यांश दे दिया जाएगा और जिसकी स्त्री मर जाती है उसे क्या कहा जाता है, या ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो उसको क्या कहते हैं। तो ये पूरा एक वाक्य हो गया, और उनके लिए पर्टिकुलर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हो गया एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। फिर है मुहावरे और लोकोक्ति। तो मुहावरे और लोकोक्ति का मतलब होता है कि भाई ऐसी चीजें जो हमारे समाज में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती हैं या वार्ता के रूप में प्रयोग की जाती हैं, वो हमारे मुहावरे और लोकोक्ति कहलाते हैं। ठीक, इसके पश्चात अगली बात आती है आपकी कि विलोम शब्द। तो विलोम तो आप जानते ही हैं, जो एक दूसरे के उल्टे हो वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता, ये सब पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये एक ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको हम कितना भी रट लें तब भी हमारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इनका एक शॉर्ट फॉर्मेट हम क्या अपनाएंगे? जैसे मान लीजिए विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द के हम 20 सेट तैयार करेंगे, और इन 20 सेट में से प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन। फॉर्मेट बता देता हूं, फॉर्मेट क्या रहेगा कि इस तरीके से हमारा A4 साइज का पेज रहेगा, और उस पर एक तरफ यहां पर 50 विलोम लिखे होंगे, एक तरफ 25, दूसरी तरफ 25। अब आपको क्या करना है कि आगे उसका विलोम आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां दिन लिख दिया, तो आपको उसका विलोम प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? रात लिखना है। तो जब आप 20 सेट में 50 विलोम शब्द डेली प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेट में लगभग हमारे 1000 विलोम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची वाले टॉपिक में 20 सेट रखे गए हैं। तो 20 सेट का मतलब हो गया कि भाई प्रत्येक सेट में 20 पर्यायवाची आ जाएंगे हमारे। अब 20 पर्यायवाची को हम 20 सेट में डिवाइड करते हैं तो लगभग इनकी संख्या होगी 400, और ये 400 वो पर्यायवाची होंगे जो बार बार परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं। तो जब 400 पर्यायवाची को आप क्लियर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा शब्द भंडार जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर पर्यायवाची को भी हम अलग से बांटेंगे, प्रकृति से रिलेटेड अलग है हमारे। ठीक है, कुछ पर्यायवाची हमारे रिश्तों से रिलेटेड है, तो रिश्तों को एक तरफ कर लेंगे, प्रकृति वालों को एक तरफ कर लेंगे, भगवान के जो पर्यायवाची हैं ईश्वर के उनको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ तरीका हम एक नया अपनाएंगे जहां पर पर्यायवाची को रटने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो तत्सम तद्भव के भी कितने सेट मिलेंगे आपको? 20 सेट। अब ये 20 सेट सिर्फ अभी एवरेज है, ऊपर भी जा सकती है संख्या, इनसे कम भी हो सकती है। युग्म शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, वर्तनी शुद्धि। अब वर्तनी शुद्धि का एक नियम क्या है कि जब तक हमें वर्णमाला की जानकारी नहीं होगी तो हम संधि नहीं समझ पाएंगे, संधि की जानकारी नहीं होगी तो हम वर्तनी शुद्धि नहीं कर पाएंगे। वर्तनी शुद्धि में भी दो तरीके की अशुद्धियां होती हैं। क्या क्या? एक तो
शब्द में, तो इसको शब्द शुद्धि कहते हैं, शब्द शुद्धि। तो इस शब्द में किस तरीके की अशुद्धि है वो आपको बतानी होती है। एक वाक्य शुद्धि, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जितने भी लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको एक तो व्याकरण की बेसिक समझ आनी चाहिए। अब आपके आरओ में इनमें से वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं और विशेषण विशेष्य, ये प्री वाले एग्जाम में है। मेंस में पूरा पत्र लेखन आता है आपका आरओ में, और निबंध लेखन आता है। इसके अलावा ये आरओ मेंस का है। और इसके अलावा जो हमारे प्रशासनिक और व्यावसायिक शब्द हैं, तो प्रशासनिक और व्यावसायिक शब्दों से संबंधित भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। फिर आएगा रस। तो भाई रस किसे कहते हैं? तो रस, छंद, अलंकार, आप यही समझना, ये व्याकरण का भाग नहीं है, ये काव्य शास्त्र के अंग हैं। तो काव्य शास्त्र में रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रसों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, या जो हमारे रस हैं उनके स्थायी भाव क्या हैं, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम रसों के अंतर्गत कवर करेंगे। फिर है अपना एक छंद। छंद क्या होते हैं? छंद का अर्थ होता है आह्लाद या खुशी पैदा करना, कि जब हम किसी रचना को पढ़ रहे हैं, किसी चौपाई को पढ़ रहे हैं, रोला को पढ़ रहे हैं, किसी गीतिका को पढ़ रहे हैं, ये चीजें हम कब क्लियर होंगी? जब मात्राओं के बारे में जानकारी होगी। और छंद हमें यही बताता है कि भाई छंद में एक तो मात्रिक छंद होते हैं, एक वर्णिक छंद होते हैं। तो मात्रिक छंदों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी चौपाई आ गई, रोला आ गया, गीतिका आ गई, हरिगीतिका, अहीर, तोमर, वीर और आला। तो इन सब में क्या होगा? अलग अलग मात्राएं होंगी, तो मात्राओं की संख्या के आधार पर ही इनको क्या कहा गया? मात्रिक छंद। और ऐसे छंद जहां वर्णों की संख्या काउंट की जाती है, मात्राओं की संख्या नहीं गिनी जाती, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित्व हो गया, सवैया हो गया, मोहिनी हो गया, इस तरीके के जो छंद हैं वो हमारे वर्णिक छंद में आते हैं। अलंकार, अलंकार भी हमको इसमें पढ़ने। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं, रस, छंद, अलंकार, ये काव्य शास्त्र के अंग हैं, ये व्याकरण में नहीं आते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना, ठीक। अब बचा हमारे पास पत्र लेखन। पत्र लेखन और संक्षेपण। यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वहां पर पत्र लेखन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब इसको कैसे डिवाइड करना है कि पत्र लेखन हमारा कितने प्रकार का होता है? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो ये डिवाइडेशन हम तभी समझ पाएंगे जब पत्र लेखन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस, जो हमें फाउंडेशन बैच 3.0 में कंप्लीट करना है। और इस बैच से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके होते जाएंगे, उनसे रिलेटेड 20, 50, 100 जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन के तौर पर कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर क्लास के साथ। धन्यवाद आप सभी का।